हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संकल्पना, विचार और अवधि से निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा युगीन सभ्यता नहीं है। तो हड़प्पा युगीन स्थल कौन सा नहीं है? जखेड़ा नहीं है, जबकि पदाशी, भीरना और कुंतशी ये तीनों ही हड़प्पा युगीन हैं, जबकि जखेड़ा हड़प्पा युगीन नहीं है। जखेड़ा को छोड़कर पर्दी, वीराना, कुंतशी आदि हड़प्पा युगीन पुरा स्थल हैं। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है। इसका तिथि निर्धारण 2300 से 1750 ईसा पूर्व था। एटा जिले में स्थित जखेड़ा उत्तर भारत का लोह युगीन पुरा स्थल है। उत्तर भारत के अन्य लोह युगीन स्थलों में अहिछत्र, बरेली, अचरंजी खेड़ा, एटा, हस्तिनापुर, मेरठ और कौशाम्बी प्रमुख हैं। जनरल विल सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जनरल विल सिद्धांत के प्रवर्तक हैं रूसो। कौन है? रूसो हैं। रूसो फ्रांस के दार्शनिक हैं। इन्होंने फ्रांस की क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया था। रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन तंत्र के समर्थक हैं। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की है। जनरल विल सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। किसने किया है? जनरल विल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक है और इन्होंने रूस की क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया है। इन्होंने प्रजातांत्रिक शासन तंत्र की समर्थक रही हैं। रूसो के दार्शनिक हैं। किस दार्शनिक ने पवित्र रोम साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह ना तो पवित्र है, ना रोमन है, ना साम्राज्य है? ये कहा गया था वाल्टेयर के द्वारा। वाट लगा दी थी सबकी। इन्होंने कहा था रोम साम्राज्य के बारे में, ना तो ये पवित्र है, ना रोमन है, ना ही साम्राज्य है। वाल्टेयर भी फ्रांस के दार्शनिक थे। इन्होंने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह ना तो पवित्र है, ना रोमन है और ना साम्राज्य है। मोंटेस्क्यू ने कानून की आत्मा नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? ऋग्वेद का संबंध है ऐत्रेय ब्राह्मण से, सामवेद का संबंध है तैत्तिरीय ब्राह्मण से नहीं है, यजुर्वेद का संबंध है शतपथ से और अथर्ववेद का संबंध है गोपद से। चारों वेदों जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है, जिसमें जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार हैं। ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण, सामवेद से संबंधित है पंचवेश, जैमिनी ब्राह्मण, यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, अथर्ववेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो जो अश्वपति है इनका संबंध है कैकेयी से। कहाँ से संबंधित है? उपनिषद कालीन जो अश्वपति है इनका संबंध है कैकेयी से। उपनिषद कालीन अश्वपति कैकेयी के राजा थे। उपनिषद शब्द उपनिषद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी के पास बैठना। विदित है कि उपनिषद काल के शासन तंत्र राजतांत्रिक था, कहीं कहीं पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी। उपनिषद काल में कुरु एवं पांचाल सर्वश्रेष्ठ राज्य थे। इनकी राजधानी अशादिवत और काम्पिल्य थी। कैकेयी नरेश अश्वपति सदाचारी, प्रजावत्सल एवं उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी थे। इन्होंने वैश्वानर या सभी मनुष्यों में व्यापक आत्मा की सफलतापूर्वक खोज की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजकोण की राजधानी बताइए। मत्स्य का संबंध है विराटनगर से, वत्स का संबंध है कौशाम्बी से, वज्जी का संबंध है
वैशाली से और कुरु का संबंध है इंद्रप्रस्थ से। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। दिए गए राज्यों की राजधानी है मत्स्य की है विराटनगर, वत्स की है कौशाम्बी, बच्ची की है वैशाली और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन संप्रदाय की नंद वंश की विनाश में भूमिका बताई गई है? तो नंद वंश की विनाश की भूमिका बताई गई है जैनों के द्वारा। नंद वंश के विनाश में समकालीन जैन संप्रदाय की भूमिका बताई जाती है, क्योंकि 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। ध्यान रहे कि मौर्य वंश का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म था, जबकि नंद वंश के शासकों ने हिंदू धर्म को घोषित किया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने जैन धर्म गुरुओं के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उपवास द्वारा देह त्याग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासनीय केंद्र था? तो अशोक के साम्राज्य में दक्षिणी भाग के एक प्रशासनिक केंद्र रहे हैं स्वर्णगिरी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। प्रशासन की सुविधा हेतु साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है। जैसे पूर्व भाग का संबंध है तोशली से, पश्चिमी भाग का संबंध है उज्जैनी से, दक्षिणी भाग का संबंध है स्वर्णगिरी से और उत्तरी भाग का संबंध है तक्षशिला से। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में से किस एक में वधू शुल्क देने का नियम है? तो वधू शुल्क देना पड़ता है असुर विवाह में। मनु के अनुसार जिस विवाह में पुरुष और कन्या के माता पिता को यथाशक्ति धन देकर कन्या को प्राप्त कर ले, उसे असुर विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष के मध्य क्रय विक्रय होता है। विदित है कि मनु स्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। किसी सेवा कार्य विशेषकर धार्मिक अनुष्ठान के मूल्यों के रूप में कन्या को दान में देना देव विवाह कहलाता है, जबकि अर्श विवाह पद्धति में कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल अर्थात या सामान्यतः गोदान करके दिया जाता है, और प्रजापत्य विवाह में कन्या की सहमति के बगैर उसका विवाह अभिजात वर्ग के वर से कर दिया जाता है। पदिदुप्तु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? तो ये चेर राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है पदिदुप्तु। पदिदुप्तु चेर राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। पांड्य वंश के प्रथम शासक नेडियोन थे, जिनकी राजधानी मदुरई थी और राज्य चिन्ह मछली था। ज्ञात है कि पांड्यराज भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व भाग में थे। कायारोहण, जिसे लकुलीश पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकीलूश का निवास स्थान माना जाता है, निम्नांकित में से कहाँ है? तो लकीलूश जो हैं उनका निवास स्थान माना जाता है गुजरात को। कायारोहण, जिसे लकुलीश पशुपत संप्रदाय के संस्थापक का निवास स्थान माना जाता है, कहाँ है? गुजरात में है। राज्यरोहण, जिसे लकीलूश पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकीलूश का निवास माना जाता है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। इस संप्रदाय को शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। ज्ञातव्य है कि पाशुपत संप्रदाय का उद्भव 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस संप्रदाय के लोग पांचार्थिक कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में राज्य वंश है और सूची 2 में है उनसे संबंधित संस्थापक। सातवाहन वंश का संस्थापक है शेमोक। वाकाटक वंश के संबंधित हैं विंध्य शक्ति। पूर्व गंग वंश से संबंधित है इंद्रवर्मन प्रथम और गुप्त वंश से संबंधित है श्रीगुप्त। सातवाहन वंश के संस्थापक शेमोक माने जाते हैं। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति हैं। पूर्व गंग वंश के संस्थापक इंद्रवर्मन प्रथम हैं और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजेश के रूप में वर्णित किया गया है? तो राजाधिराजेश, यह जो राजाधिराजी के रूप में वर्णित किया गया है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। कहाँ का है? उदयगिरि गुहा अभिलेख संबंधित है
चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिषेक, जिसमें उनको राजाधिराजेश की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजेश के रूप में वर्णित किया गया है। विदित है कि चंद्रगुप्त का दूसरा नाम देवराज देवगुप्त था। इसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधि धारण की थी। इनके काल में गुप्त राज्य में उन्नति चरम सीमा पर थी। चीनी यात्री फाहियान इसी के काल में भारत आया था। 6ठी शताब्दी के खगोलज्ञ बारामहर देश के किस भाग से संबंधित हैं? तो जो बारामहर हैं इनका संबंध है पश्चिम मालवा से। कहाँ से संबंधित है? पश्चिम मालवा से हैं। और उज्जैन को कहा जाता है बारामहर की नगरी या जन्मस्थली। 6ठी शताब्दी के खगोलज्ञ बारामहर देश के पश्चिमी मालवा से संबंधित हैं। इस काल में नगरीकरण का काल था। इस समय देश 16 जनपदों में विभक्त था। दक्षिण मगध में 6वीं शताब्दी के हर्यक वंश का शासक था। बारामहर इसी राजवंश के महान खगोलज्ञ थे। इन्होंने भूगोल संबंधी कई वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किए थे। पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को निम्नांकित लेखकों के बराबर माना है। तो स्वयं को मानते थे वो कालिदास और भारवी के समकालीन या समान मानते थे। रवि कीर्ति स्वयं को कालिदास और भारवी के समान मानते थे। बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं, जिसमें सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में प्राप्त है। इसकी भाषा संस्कृत है और इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को कालिदास और भारवी के बराबर माना है। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूट के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालीन इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। तो ये सही है। दूसरा, मध्यकाल के कुलचरियों ने, जो कुलचरी वंश हैं, उन्हें जिनकी राष्ट्रकूटों से संबंध था उनकी सक्रिय रूप से सहायता की थी। तो ये गलत हो जाएगा। कलचुरी और इनका झगड़ा हुआ है कई बार। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में कथन विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालीन इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। इसी कारण मगध जो है भारत में कलचुरियों ने जिनको राष्ट्रकूट के संबंध था उनका सक्रिय रूप से सहायता ली थी। ये गलत हो जाएगा। निम्नांकित कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। सबसे पहले आते हैं वीर राजेंद्र प्रथम, उसके बाद आते हैं विक्रम चोल, उसके बाद आते हैं राजराज द्वितीय और फिर आते हैं कुलोत्तुंग द्वितीय। पहले हैं वीर राजेंद्र प्रथम, विक्रम चोल, राजराज द्वितीय और कुलोत्तुंग तृतीय। वीर राजेंद्र प्रथम 1064 से 1070 तक थे। विक्रम चोल ये 1122 से 1135 तक रहे हैं। राजराज द्वितीय ये 1150 से 1163 तक रहे हैं। और कुलोत्तुंग तृतीय ये 1182 से 1216 तक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन शिव भक्त के रूप में ज्ञात हैं? तो शिव भक्त के रूप में किनको जाना जाता है? तो भोज माने जाएंगे, सभी हैं, है ना। भोज हैं, कन्नौज के हर्ष हैं, बंगाल के विजय सेन हैं और गोविंद चंद्र गहड़वाल हैं। ये चारों ही शिव भक्त के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल के विजय सेन, मालवा के भोज परमार वंश ने स्वयं को शिव भक्त के रूप में बताया है। विदित है कि विजय सेन शैन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जो कि शैव धर्म अनुयायी था। और राजा भोज भी शैव संप्रदाय के अनुयायी थे जिन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद चंद्र कन्नौज के गहड़वाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे जो कि शैव मतनुयायी थे। इन्होंने तुर्क आक्रमणों का प्रतिरोध करने के लिए तुरुष्क दंड नामक एक विशेष कर लगाया था। ललितादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश एवं उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू शासक थे। कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंकोर वाट मूलतः किसको समर्पित है? जो अंकोर वाट का मंदिर है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर मुख्यतः विष्णु को समर्पित है। मंदिर के उत्तरी भाग में खमेर स्थापत्य का
प्राचीन रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है, सही है। शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। वहरिस्तान ए गैवी ये मिर्ज़ा हैदर दोगलात के द्वारा नहीं लिखा गया है। नुक्सा ये दिलखुशा ये भीमसेन के द्वारा लिखा गया है। कौन सा गलत है? तीसरा वाला गलत हो जाएगा। वहरिस्तान ए गैवी के लेखक मिर्ज़ा नाथन हैं। ग्रेवी खाओगे? नहीं खाओगे, मिर्ची लग जाती है। मिर्ज़ा नाथन के द्वारा लिखा गया है वहरिस्तान ए ग्रेवी। मिर्ज़ा नाथन को जहांगीर ने शिताब खान की उपाधि दी थी। उपरोक्त पुस्तकों में जहांगीर कालीन बंगाल, कूच बिहार, असम बिहार का वर्णन किया गया है। शेष विकल्प सुमिलित हैं, जैसे मिर्ज़ा हैदर दोगलात ने तारीख ए रशीदी की रचना की है। इनमें प्रमुख रूप से हुमायूं और बाबर के इतिहास पर प्रकाश डाला है। यह बाबर का चचेरा भाई था। नीचे दिए गई हैं कुछ पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक। इनकी हमें क्या बताने हैं उनसे संबंधित लेखक। पहले आते हैं इरफान हबीब। इरफान हबीब के द्वारा लिखा गया है मिडिवल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब ये कौन है भैया? हबीब। कब इन मिडाइवल टेक्नोलॉजी हुई है, एक्सचेंज हुआ है किन के बीच में? इंडिया और जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो इन्होंने बताया है। इरफान हबीब के द्वारा लिखी गई है मिडिवल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं जोसेफ नीधम। तो जोसेफ नीधम का संबंध है साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। तो भैया अधम क्या निधम ही हो गया। चाइना में जिस प्रकार से सिविलाइजेशन साइंस चल रही है तो वो क्या है, जो सेफ ले रही है धर्म से अलग, तो वो दिखाया गया है जोसेफ निधम के द्वारा। साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। नेक्स्ट आते हैं इक़्तिदार आलम खान। इक़्तिदार आलम खान के द्वारा लिखी गई है गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वॉरफेयर इन मिडाइवल इंडिया। तो एक बार अलवारी में गन पाउडर और जो फायर आर्म्स हैं वो रखे गए थे। तो ये सब क्या है? वॉरफेयर इन मिडाइवल इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। जीन डिलोश के द्वारा लिखा गया है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होइशल स्क्रिप्चर 12th एंड 13th सेंचुरी। 12th और 13th सेंचुरी है उसमें जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है इन होइशाल स्क्रिप्चर्स उसको वर्णन किया गया है जीन डोलोश के द्वारा। इरफान हबीब के द्वारा लिखी गई है मिडाइवल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक वर्ल्ड। जोसेफ निधम के द्वारा लिखी गई है साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। इक़्तिदार आलम खान के द्वारा लिखा गया है गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वॉरफेयर इन मिडाइवल इंडिया। जीन डिलोश के द्वारा लिखा गया है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होइशाल स्क्रिप्चर 12th एंड 13th सेंचुरी। मध्यकालीन चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है वो बताइए। तो मध्यकालीन कला की प्रारंभिक अवस्था जो कि एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिली हुई है, इसकी विशेषता है पैनी रेखाएं, पैने कोण, रंगीन मॉडलिंग का अभाव एवं रंग बिरंगी सजावट की तरफ झुकाव। ये सब इसकी विशेषता है। तो पहला सही हो जाएगा। मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में विकल्प ए सही हो जाएगा। मध्यकालीन काल की प्रारंभिक अवस्था जो कि एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिली हुई है की विशेषता है पैनी रेखाएं, पैने कोण, रंगीन मॉडलिंग का अभाव है, रंग बिरंगी सजावट की तरफ झुकाव है। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नांकित गुलाम वंश का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर उसके बाद आते हैं मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मंसूर शाह और फिर आते हैं नसरुद्दीन महमूद। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुकनुद्दीन ये रजिया सुल्तान के पहले आए थे, 1236 से 1236 तक ही रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मोइनुद्दीन बहराम शाह, ये रजिया सुल्तान के बाद आते हैं 1240 से 1242 में। अलाउद्दीन मंसूर शाह ये 1242 से 1246 तक। फिर आते हैं नसरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1267 तक रहते हैं बलबन के अंडर में। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में
राष्ट्रीय खुफिया विभाग के मुखिया क्या कहलाते थे? तो राष्ट्रीय खुफिया विभाग के मुखिया को कहा जाता था वरीद-ए-ममालिक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य एवं सबसे बड़े भूभाग का प्रशासन करने वाला सुल्तान था। इसने अपने प्रशासन में कई सुधार किए हैं। इसमें वरीद-ए-ममालिक भी एक अहम सुधार था। वरीद-ए-ममालिक का मुख्य कार्य राष्ट्रीय खुफिया विभाग का नेतृत्व करके सूचना को शासक तक पहुंचाना था। विजयनगर साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? जो न्यायिक व्यवस्था है वह संबंधित थी सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था पर। विजयनगर साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था पर आधारित थी। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले भू क्षेत्र प्रदान किया जाता था, जिससे अमरम कहा जाता था। अमरम से प्राप्त कर को ग्रहण करने वाले को अमर नायक भी कहा गया है। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न संतुष्ट थे। अतः जवान, बूढ़े, गुलाम, आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उनके निधन का शोक मनाया था। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी किताब तारीख़ फरिश्ता में ये लिखा है? तो ये खिज़्र खां के बारे में लिखा गया है। तैमूर लंग के वापस लौटने के बाद उसके प्रतिनिधि खिज़्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। यह एक उदार चरित्र वाला शासक था। फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता में खिज़्र खां के संदर्भ में लिखा है कि लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे। अतः जवान, बूढ़े, गुलाम, आज़ाद सभी ने काले वस्त्र पहनकर उसके निधन का शोक मनाया था। निम्नलिखित में से किसने यह राय व्यक्त की थी कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? तो ये कहा गया था अमीर खुसरो और इसामी के द्वारा। मध्यकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो और इसामी ने तात्कालिक महिलाओं के संदर्भ में यह राय व्यक्त की थी कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए। अतगा खां के मकबरे, जिसमें उसके पुत्र मिर्ज़ा अजीज कोका ने 1566 में बनवाया था, उसके संदर्भ में वास्तुविद एवं सुलेखकार खुशनवीस के युग को चिन्हित किया है। तो ये है उस्ताद खुदाकुली एवं बाकी मोहम्मद। उस्ताद खुदाकुली एवं बाकी मोहम्मद। उस्ताद खुदाकुली एवं बाकी मोहम्मद नामक सुलेखकार ने अतगा खां मकबरे से संबंधित वास्तुविद सुलेखाकार थे। अतगा खां मकबरे का निर्माण अपने पुत्र उसके पुत्र अजीज़ कोका ने 1566 में करवाया था। विदित है कि विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शब्दावली से उनसे संबंधित अर्थ बताइए। विटी कची का संबंध है सैन्य लिपिकार एवं सचिव से, मतलब जो बातें काट काट के बताता है, सैन्य लिपिकार और सचिव। नेक्स्ट आते हैं मीर आदल, उनका आदर करो भैया, तुम्हारा न्याय करेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश हैं। मीर आदल का संबंध है मुख्य न्यायाधीश से। अलूश का संबंध है, मतलब ये निकलेगा कबीले से जुलूस, तो अलूश मतलब कबीला। वाक्य नवीश, यह दरबारी इतिहासकार होते थे, मतलब बातों को अपनी बातों में नवा के बताते थे। तो वाक्य नवीश दरबारी इतिहासकार हैं। विटी कची का संबंध है सैन्य लिपिकार एवं सचिव से। मीर उदल का संबंध है मुख्य न्यायाधीश से। उलूश का संबंध है कबीले से। और वाक्य नवीश का संबंध है दरबारी इतिहासकार से। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंत कर सकता है कि किस चित्रकार ने, मतलब वह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरे हैं और उसका चेहरा तैयार किया है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के बारे में, क्योंकि जहांगीर खुद एक चित्रकार था। मुगल चित्रकला का बीज रोपण हुमायूं के काल में हुआ था, जो कि कालांतर में जहांगीर के काल में अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। क्योंकि जहांगीर स्वयं एक चित्रकार था, उसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरे हैं और उसका चेहरा तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। पहले आते हैं मुआसिर ए आलमगिरी, ये लिखी गई है शाकी मुस्तैद खां के द्वारा। माशिर अल उमरा की जो पुस्तक है उनके द्वारा ये नहीं लिखी गई है। मुंतखाब उत-तारीख ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। और अखबार अल अखियार ये लिखी है अब्दुल हक के द्वारा। अखबार उल
अखियार पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल हक। मध्यकाल में इतिहास लेखन में अपने उत्तम स्थिति में था। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने इतिहास लेखन में कई कालखंडों के शासकों के शासन संबंधी व्यवस्था का वर्णन किया है, जैसे मुंतखाब उत तारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की है, माशिर ए आलमगिरी शाकी मुस्तैद खां की है और अखवाल अल अखियार यह अब्दुल हक की है। माशिर अल उमरा के लेखक शहनवाज खान हैं। तीसरे भाग में लिखित इस ग्रंथ में बाबर से लेकर औरंगजेब के काल के मुगल सामंतों का वर्णन है। राजपूत मुगल सामंतों के चित्रण हेतु यह ग्रंथ उपयोगी स्रोत है। मुगल कालीन भारत के प्रमुख रूप में थे, तो मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से क्या थी, एक वर्ष में 2 फसलीय व्यवस्था अपनाई गई थी। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से एक वर्ष में 2 फसलीय व्यवस्था वर्तमान रबी एवं खरीफ के अकॉर्डिंग थी। मुगल काल में भूमि 4 भागों में बांटी जाती थी, जो थी पोजल, परती, चाचर एवं बंजर। इस समय में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का 1/3 भाग थी। ध्यान रहे कि अकबर ने आईनी दहशाला की व्यवस्था की थी। खिलअत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी, वह क्या थी, जो खिलअत थी वह अमीरों को दी जाने वाली वस्त्र होते थे। क्या थे, वस्त्र थे। खिलअत एक वस्त्र होते थे जो कि मुगल काल में मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी। यह वस्त्र सिल्क का बना होता था, इसे ढीला ढाला बनाया जाता था। विदित है कि खिलअत आम जनता की पहुंच से दूर थी। मराठाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। शिवाजी ने जुन्नर अहमदनगर परगनों के देशमुखों की मांग की थी। इसके संबंध में शहजादे मुराद ने, जो दक्कन का गवर्नर था, सम्राट के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वादा किया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, 1644 में यह फरमान कहा गया था कि शाहजी को कोंड ने अपने प्रतिनिधि एजेंट दादाजी कोंडदेव के विरोधी गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया है, तो ये भी सही है। मवाली पैदल सैनिक दक्कन के शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए थे, तो ये गलत हो जाएगा। और शिवाजी ने 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मोरे से जवाली जीत ली थी, तो ये भी सही हो जाएगा। मवाली पैदल सेना दक्कन के शहजादे मुराद की सेना के सशक्त अंग बन गई थी, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत है। सूची इसमें कथन और कारण बताने हैं, सूची नहीं है, तो कौन सा है बताना है। पहले कथन कहता है कि उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासी एवं यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यवहारिक हितों पर आधारित थे, तो पहला सही हो जाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारी के बसने के बाद उनके परिवार एवं धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकार जैसे अन्य सामुदायिक समूहों का आगमन हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासी यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यवहारिक हितों पर आधारित थे, जबकि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उनके परिवार, धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकार जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ था। कथन कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए आए यूरोपीय देशों के संबंध में कौन सा सही क्रम होगा। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। भारत में अकूत संप्रदाय से आकर्षित होकर विभिन्न यूरोपीय जाति समय समय पर आए हैं। इनका सही क्रम है पुर्तगाली, जो कि 1498 में आए थे, डच 1595 से 1596 तक, अंग्रेज 1600 में आए और फ्रांसी 1664 में भारत आए। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है, तो ये राजा रजवाड़ों के राज्य के संबंध में कहा गया है। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है, राजा रजवाड़ राज्य के संबंधित में। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन होने पर इन सब राज्य केवल सिक्किम को छोड़कर भारत एवं पाकिस्तान में किसी एक में विलय होने का निर्णय किया था।
एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 में लड़कियों के विवाह की आयु कितनी रखी गई थी? तो इनमें लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 1860 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष रखी गई, जबकि शारदा एक्ट के माध्यम से महिलाओं की लड़कियों की आयु न्यूनतम वैवाहिक आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष रखी गई थी। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था? तो इसका नाम है टीपू सुल्तान, जो कि जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही उसने फ्रांस एवं तैमूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। उन राज्यों को कालानुक्रम में बताइए जिनका विलय ब्रिटिश डलहौजी ने लेप्स की नीति के अंतर्गत किया था। तो सबसे पहले आता है सतारा, उसके बाद आता है संभलपुर और फिर आता है उदयपुर, फिर झांसी। लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु व्यवगत का सिद्धांत की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए साम्राज्य इस प्रकार हैं: सतारा 1848, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852 और झांसी 1853। पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन किसने दिया था? तो लाभांश का आश्वासन दिया गया था 5% का। 1850 के बाद ब्रिटेन की पूंजीपतियों ने अपने धन पर लाभ कमाने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश, रेलवे निर्माण, सरकार को कर्ज देना, रबड़, चाय, कॉफ़ी आदि उद्योगों में निवेश किया था। लाभ में गारंटी के अतिरिक्त रेल निर्माण में पूंजी निवेश पर सरकार द्वारा 5% लाभ की गारंटी दी गई थी। ग्रामशी युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? तो ग्रामशी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना की गई थी बिपिन चंद्र के द्वारा। बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष में जो कांग्रेस है उसके बारे में कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए पहली आवश्यकता थी कि एक सशक्त राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व की। इटली के सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक अंतोनियो ग्रामशी ने इसे आंदोलन की मुख्यालय की संज्ञा दी थी। इस प्रकार किसी भी देश में कोई राजनीतिक संगठन हो अर्थात पूरा देश एक हो, अतः ग्रामशी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना बिपिन चंद्र ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये दादा भाई नौरोजी की कहा था। दी एमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अनिल सील के द्वारा। मतलब एमरजेंसी है, सबको सील कर दो, तो अनिल सील ने लिखी है। अनिल सील कैम्ब्रिज इतिहासकारों के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है दी एमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें 1870 से 1880 के दशक में राजनीतिक संगठनों के प्रति भ्रमित हलचल की सामाजिक जड़ों का विश्लेषण किया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। इस पुस्तक में राजनेताओं, वायसराय और सिविल सेवकों के साथ साथ भारत के उन हिस्सों की सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में मुख्य रूप से जुड़े हुए लोगों का वर्णन किया गया था। लोकेलिटी, प्रोविंस एंड नेशनल अनिल सील की ही पुस्तक है। कौन कौन सी? लोकेलिटी मतलब लोकल में सील लगा दो कि इमरजेंसी आ जाएगी, और प्रोविंस एंड नेशन, प्रोविंस में और नेशंस में भी सील लगा दो, क्योंकि क्या हो रहा है, इमरजेंसी लग गई है। तो जो अनिल सील है, इनकी ये तीनों पुस्तक हैं। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस ने 1922 से 1923 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? जो स्वराज ग्रुप बनाया गया था 1922-23 में, उसमें शामिल नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान। ये तीनों ही इसमें शामिल किए गए थे। 1920 के असहयोग आंदोलन की असफलता से शुभ होकर जनता के अंदर नव
संचार हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू CR दास ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया। इसमें एक अन्य प्रमुख सदस्य हकीम अजमल खान भी थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के सदस्य नहीं थे। रेशमी रूमाल षड्यंत्र को संगठित किया था। जो रेशमी रूमाल है वो संबंधित है अबेदुल्ला सिंधी एवं बरकतुल्ला के द्वारा। तो रेशमी रूमाल सिंधियों से लेकर बरकतुल्ला ने अपने गले में बांधा, तो अबेदुल्ला सिंधी एवं बरकतुल्ला इससे संबंधित हैं। रेशमी रूमाल षड्यंत्र को अबेदुल्ला सिंधी एवं बरकतुल्ला ने संगठित किया था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था जो कि 1913 से 1920 के मध्य देवबंदी नेतृत्व द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी दिलाना था। कब चलाया गया था? 1913 से 1920 में। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ रखा था या कहाँ अपनाया था? जो मूल अधिकार हैं इनका प्रस्ताव अपनाया गया था कराची सेशन अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया, जबकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले होता है हमारे साइमन कमीशन आएगा 1927-28 में। फिर आते हैं उसके बाद बॉम्बे प्लान 1942 में, और फिर कैबिनेट मिशन आया, तीसरा कैबिनेट मिशन, और माउंटबेटन योजना ये आज़ादी से संबंधित थी। सबसे पहले आता है साइमन कमीशन 1927 से 1928 में। बॉम्बे प्लान 1945 में आया। कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था, और माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी। मतलब जो बॉम्बे प्लान है ये 1945 में आया था, ना कि 1942-43 में। कब आया है? 1945 में आया है। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में क्या सही नहीं है? तो जो उत्तर आधुनिकतावाद है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसका क्या सही नहीं है? तो यह परंपरागत इतिहास की भर्त्सना नहीं करता, ये गलत हो जाएगा, बल्कि करेगा तभी तो ये डेवलप होगा। इसके इतिहास लेखन में कम जानने वाले व्यक्तियों को पुनः जानने की उत्सुकता शुरू की थी, ये सही है। इसका मुख्य सैद्धांतिक योगदान इसका प्रत्यक्षवाद पर सम्मुख आक्रमण था, ये सही है। इतिहास के कृतियों जिन पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट है वह न केवल ऐतिहासिक ज्ञान तक ही पहुंचता है परंतु पुराने विषयों में भी नवजीवन डालता है, तो ये भी सही हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद के बाद यानी 1950 की वैश्विक दशाओं का उल्लेख करता है। इसमें इतिहास लेखन के कम जानने वाले व्यक्तियों को पुनः जानने का उत्सुकता शुरू की गई थी। इसके द्वारा पुराने विषयों में ज्ञान जान डालने का प्रयास किया गया था। यह परंपरागत इतिहास की विवेचना करता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 31 अक्टूबर 1920 को। तो इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का प्रथम अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, लाला लाजपत राय ने की थी। इस संगठन की स्थापना मुंबई में NM जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बिपिस्टा आदि के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन में कारण बताने हैं। कथन कहता है कि सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया था, ये सही हो जाएगा। दूसरा, यह हिंदुओं की सहायता प्राप्त ना कर सका था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। सिराजुद्दौला है वह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने थी। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ है। जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छोटी सी सेना टुकड़ी द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुए थे, क्योंकि सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा।
इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2014 के क्वेश्चंस, जिसमें हम इसके थर्ड पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।